हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, आपका 4 अगस्त का एमपी मेंस का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम पेपर के लिए आपने जितनी भी तैयारी करनी थी, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन होनी थी, वो हो चुकी है। अब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप एग्ज़ाम पेपर को किस तरीके से अटेंड करते हो। आप लोगों ने शायद पहले भी कई सारे पीजीटी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको ये बात रियलाइज़ होगी कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एग्ज़ाम पेपर में ध्यान रखना या उन सिचुएशंस में पॉजिटिव एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आज हम उन सभी खास पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम पेपर में किस तरीके से जो 120 मिनट हैं उनको अरेंज करना है, उनको किस तरीके से यूज करना है, एग्ज़ाम पेपर में क्या नेगेटिव घटनाएं घट सकती हैं जिनका सॉल्यूशन आपके माइंडसेट से, आपके एक्शन से निकलने वाला है। ठीक है, चलिए, इस समय आपके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी कि सर डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम पेपर सर कहीं कठिन ना आ जाए, हमको ऐसा एग्ज़ाम पेपर ना देखने को मिले जिसके स्टार्टिंग में 10, 15, 20 क्वेश्चन हमसे बने ही नहीं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं बने तो लास्ट वाला पूरा पेपर ख़राब हो सकता है। और भी इसी तरह की बहुत सारी समस्या हैं कि जो हमने पढ़ा है वो ऐसा ना हो कि हम एग्ज़ाम पेपर में भूल जाएं। यदि भूल गए तो फिर उस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे। डर लग रहा होगा कि ये एग्ज़ाम हमारी जॉब को या तो देगा या नहीं देगा, ऐसा ना हो कि हमको पूरी प्रिपरेशन वापस करनी पड़े, हे परमात्मा हमारा सिलेक्शन करवा देना। इस तरीके की कई सारी इवेंट आपके साथ हो रही होंगी और ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ ही हो रहा है, ये कोई भी यदि एग्ज़ाम पेपर देगा और कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पेपर देगा सबके साथ होता है। तो ये किसी भी तरीके से नया नहीं है, ये होना आप लोगों के साथ लाजमी है, बहुत ही साधारण सी बात है। लेकिन ये जो फियर है, एग्ज़ाम फियर, ये बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो फिर यही जो फियर है आपके सिलेक्शन को रुकवा भी सकता है। दरअसल होता क्या है, एक हम कुछ फैक्ट आपके सामने रखते हैं, कुछ डेटा आपके सामने रखते हैं जिसको आप ध्यान से सुनना। हर एक एग्ज़ाम पेपर में, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम पेपर हो, उसमें इतने इजी क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर बनाने वाला या एग्ज़ाम को सेट करने वाला देता है कि आप उन इजी क्वेश्चंस को यदि विदाउट मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स के यदि कर दो तो आप उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हो या मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको उनसे ऊपर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि दो तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं, दो तरीके के स्टूडेंट्स की ग्रुप्स हमको दिखाई देते हैं। एक ऐसा ग्रुप जो बहुत अच्छी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है लेकिन उसके बाद भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और एक ऐसा ग्रुप जिसकी प्रिपरेशन एवरेज है, जिसका प्रिपरेशन 70-80% है, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इन दोनों केस में, इन दोनों स्टूडेंट्स के ग्रुप में कौन सी ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई करवा रही हैं? आपका इस समय ये ख्याल होगा कि सर जिनकी 80% प्रिपरेशन है उनके डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस तो वाकई में ज़्यादा हैं बजाय उन लोगों के जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन किए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने की गारंटी कभी भी इस बेस पे नहीं दी जा सकती कि आपने अपना सिलेबस 100% पूरा किया है या नहीं किया। एग्ज़ाम पेपर में सिलेक्शन की जो जिम्मेदारी है या सिलेक्शन की जो मेन प्रोबेबिलिटी है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप एग्ज़ाम पेपर में किस माइंडसेट के साथ वर्क कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, बुरी घटना से मतलब लगातार क्वेश्चंस का ना होना, जो आप पढ़ के गए हैं लगभग उस तरीके का एग्जैक्ट कंटेंट मैच ना करना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की वजह से गलत ऑप्शन का फिल कर देना, और भी इस तरीके की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो हर किसी के सामने आ सकती हैं। लेकिन हम लोगों को इस केस में बहुत पॉजिटिव एक्शंस लेने होते हैं और बहुत बड़ा काम नहीं होता। हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए हैं, हम वापस आते हैं उन दोनों ग्रुप्स पे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं उस ग्रुप पे जिसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है फिर भी उसके डिस्क्वालीफाई होने की कुछ चांसेस हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करता है तो उसको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि मुझे एग्ज़ाम पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं।
कहीं ना कहीं तक ऐसा भी सोच लिया जाता है कि मुझे ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ हमारा अटेम्प्ट करने से मतलब सही अटेम्प्ट करने से है। हालांकि आप लोगों की इस एग्ज़ाम पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट तो सारे करने हैं, पर सारे सही अटेम्प्ट करने हैं ये पहले ही सोच के जाना, मुझे अटेम्प्ट करने ही हैं ये सोच के जाना, आपको वहाँ डिप्रेशन में ले जाएगा। ये जो हम बात कह रहे हैं स्टार्टिंग में आपको उल्टी लगेगी, आपको ऐसे लगेगी कि सर गलत बता रहे हैं, वीडियो को बंद कर देना चाहिए, भले आप कर दो, लेकिन ये बात ख़त्म होने तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एग्ज़ाम पेपर में सोचने का तरीका, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीका ही रेस्पॉन्सिबल होता है। हम रिपीट कर रहे हैं, यदि किसी भी एग्ज़ाम पेपर में ये सोच के अंदर जाया जाए, इन एग्ज़ाम पेपर को अटेंड किया जाए कि मेरे को 100% क्वेश्चन सही करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं और मुझे तो फर्स्ट टाइम लानी ही है, मेरी प्रिपरेशन तो इतनी बेहतर है कि मैं क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता, ये सारे थॉट जो हैं इतना बड़ा बोझा सर पे रख देते हैं कि यदि एक क्वेश्चन भी उससे नहीं हुआ, लगातार 3 क्वेश्चन वो नहीं बना पाया, तो उस पेपर को पूरा करने तक का जो डिप्रेशन है वो इतना बल्क लेवल पे हो जाता है, कभी कभार तो वो एग्ज़ाम भी छोड़ सकता है, बाकी के सारे क्वेश्चंस को गलत कर सकता है, उसको फॉर्मूला भूलने में बहुत ज़्यादा ये जो फैक्टर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमने कहा कि कई सारे स्टूडेंट्स की अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी वो सिलेक्शन इस वजह से नहीं ले पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उम्मीद, एक्सपेक्टेशन खुद से रखते हैं। रखना गलत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम पेपर में ये सोच के जाना है कि जो भी मैंने प्रिपरेशन की है उसके बेस पे जो भी मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, पर डिजिट फाइनल नहीं करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर का किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि एग्ज़ाम पेपर में कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस डाल दिए जाएं या एग्ज़ाम पेपर इतना लेंदी या टिपिकल बना दिया जाए कि आप उसमें से मैक्सिमम अटेम्प्ट 60 to 70 ही कर सकते हो, तो उस केस में तो आप खुद को ऐसा समझोगे कि यार मैं तो सिलेक्शन ले ही नहीं पाया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। सेकेंड फैक्टर, जो स्टूडेंट 70 to 80% प्रिपरेशन करके जाते हैं उनकी सिलेक्शन ना होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात से नहीं होती कि उन्होंने प्रिपरेशन 20% कम की है, इस बात से होती है कि वो एग्ज़ाम पेपर में ये सोच के जाते हैं कि भैया मेरी प्रिपरेशन तो कम है, मुझे तो आता ही कम है, मैं तो कैसे अटैम्प्ट करूँगा, मैं तो उन स्टूडेंट्स की तुलना में कम अटैम्प्ट कर पाऊँगा जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आए हैं। तो ये उनका जो नेगेटिव सोचना है या ज़रूरत से ज़्यादा लोअर कॉन्फिडेंस लेवल पे जाना है, ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। एक स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, उसको आप कई बार याद रखें, एग्ज़ाम पेपर में रिपीट भी करें कि यदि आप एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, चाहे आपकी प्रिपरेशन कुछ भी क्यों ना हुई हो, तो ये बात इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं देती कि आप कमज़ोर हैं या आप कुछ नहीं जानते या आपको कुछ नहीं आता। हो सकता है एग्ज़ाम पेपर टफ हो सकता है कि क्वेश्चन इस टाइप के डाले हों कि वो किसी से नहीं बन रहे हों। इन जनरल सिचुएशन में होता क्या है कि जब भी हम एग्ज़ाम पेपर में बैठते हैं और हमसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो हम ये सोचते हैं कि यार वो बना रहा होगा, वो पड़ोसी क्वेश्चन को कर लिया होगा, बाकी के लोग कर पा रहे होंगे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। कभी कभार एग्ज़ाम पेपर इतना टिपिकल तैयार हो जाता है कि किसी से क्वेश्चन नहीं हो रहे होते, तो उस केस में खुद को टॉर्चर करना, खुद को रिग्रेट में लेके जाना कि मैं पढ़ा नहीं था, मेरे से ही नहीं हो रहे हैं, तो ये उस एग्ज़ाम पेपर की पॉजिटिव सिचुएशन को भी बिगाड़ देगा। तो आप रिलैक्स होके उस पेपर के मैक्सिमम अटेंड होने वाले सारे क्वेश्चंस को कर दें, मतलब शांति से कर दें जितने भी हो रहे हैं, ठीक है। और हमने पहले ही कह दिया है कि एग्ज़ाम पेपर में मिनिमम क्वेश्चंस आते ही हैं जिनकी हेल्प से आप सिलेक्शन ले सको, लेकिन वो क्वेश्चंस पहचान में किसके आते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, विदाउट एक्स्ट्रा फियर के साथ कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है या मेरा सिलेक्शन तो कैसे हो पाएगा, प्रिपरेशन नहीं है, इन दोनों बातों को नहीं रखता, उसके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एग्ज़ाम पेपर में कभी कभार ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो तकलीफ़ कर जाता है। हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि हम देखे हैं आपकी प्रिपरेशन एमपी मेंस की बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत बल्क लेवल पे आपने की है, और छोटी सी गलती आपकी पूरी प्रिपरेशन को ख़राब ना करे, इस वजह से इन बातों का ध्यान रखें। हो सकता है ये बातें आपको छोटी छोटी लग रही हों, पर हमको जो भी इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, हमने कई सारे पीजीटी एग्ज़ाम्स, चाहे वो सेंट्रल के हैं चाहे वो स्टेट्स के हैं, कई सारे हायर जो एजुकेशंस के एग्ज़ाम हैं, नेट है, जेस्ट है, गेट है, बार्क है, इन एग्ज़ाम्स को देने के बाद कुछ चीज़ें फाइंड आउट की हैं कि सिलेक्शन किस बेस पे होता है। उनमें से नेक्स्ट बात ये है, कई सारे आतंकी आपके पास होंगे। आतंकी से मतलब ये है
कि जो आपको एग्ज़ाम पेपर के बाहर, आपके आस पड़ोस में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके कई सारे नेबर में ऐसे लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि हमने तो 26 बार रिवीजन कर लिया, जो ये भी कह रहे होंगे कि हम तो भाई कम से कम 50,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। हो सकता है ऐसी घटनाएं आपको एग्ज़ाम पेपर का जो सेंटर है उसके बाहर देखने का ज़्यादा मौका मिले। तो आप ये समझ जाना कि जो भी व्यक्ति ऐसा कह रहा है उसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। क्यों? उसकी दो खास वजह हैं। यदि उसने एक्चुअल में इतनी प्रिपरेशन की है तो वो कभी इस बात को कहेगा नहीं, क्योंकि वो श्लोक हम सब जानते हैं, विद्या ददाति विनयम। जितना ज़्यादा नॉलेज होता है, जितना ज़्यादा समझ होता है, व्यक्ति उतना ही पोलाइट होता है और उतना ही कम शो ऑफ करता है। दूसरा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? आप खुद को टेंशन में ले जाते हो, अरे हमने तो एक ही बार ही नहीं किया, हमारा तो एक बार भी आधा अधूरा रह गया। तो उस कंपैरिजन में उसका कुछ नुकसान नहीं, वो आप अपना नुकसान कर बैठे। तो बेहतर ये है ऐसे जो व्यक्ति हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। यदि वो कुछ कह भी रहा है ऐसा कुछ, तो आप उसको अनसुना करें या उसकी बात पे इतना गौर ना करें। ठीक, ये बहुत छोटी बात है पर आपके काम आ सकती है। नेक्स्ट बात जो हमको एग्ज़ाम पेपर से पहले करनी है वो ये है कि आपको सिलेक्शन होने और ना होने का जो डर है, जो कि प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स को सताता है, बहुत अलग नहीं है, लेकिन इस डर से थोड़ा सा ऊपर जाना है। एग्ज़ाम पेपर में आपको 120 मिनट दी गई हैं। आप हमारी बात को ध्यान से सुनना। 1 सेकेंड। हाँ जी, एग्ज़ाम पेपर में आपको 120 मिनट दी हैं और इन 120 मिनट में आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो 100 है। और अच्छी बात इसकी दो है, ये सभी क्वेश्चन फिजिक्स के हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यदि एक बात और हम अच्छी देख लें, और वो ये है कि केवल अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसको क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, मतलब 50 क्वेश्चन ठीक करके आओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। और जो अदर कैटेगरीज हैं जिनको कोई ना कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है उनको 40% का क्राइटेरिया है। तो आप सोचो, ये मत सोचो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन लेने का पहला तरीका होता है कि पहले अपने आप की सिक्योरिटी को डेवलप करना, या पहले अपनी क्वालिफाइंग मार्क्स को, क्वालिफाइंग जो मिनिमम क्राइटेरिया उसको क्वालिफाई करना या उससे आगे जाना, ये पहली प्रायोरिटी है। सोचो कितना सा लेवल है, सोचो कितना सा क्राइटेरिया है, 100 में से 50 और 40 करने। आपका यहाँ ये खुद से स्टेटमेंट आ रहा होगा कि सर बात 50 और 40 की नहीं है, यदि हम 50 और 40 ले भी आएँ तो सिलेक्शन की गारंटी थोड़ी है। हम भी ये नहीं कह रहे कि गारंटी है, हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम इतना लाना तो ज़रूरी है। और आप सोचो, जो स्टूडेंट इतना भी प्रिपरेशन करके नहीं ला पा रहा है, इसका मतलब वो पेपर को अटेम्प्ट अच्छे से कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि 100 में से 60-70 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि आपने यदि बेसिक प्रिपरेशन की है, लेवल 1 की प्रिपरेशन की है, लेवल 2 की प्रिपरेशन की है, चाहे आप लेवल 3 पे नहीं गए तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए आप जब एग्ज़ाम पेपर को करें तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं 90 क्वेश्चन करके जाऊंगा, 80 क्वेश्चन करके जाऊंगा, 100 क्वेश्चन करके जाऊंगा। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन करके जाऊंगा जितना मैं कर सकता हूँ। और जाहिर सी बात है, कर भी आप यही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको ये पता चल जाए कि मैं तो इस पेपर में केवल 60 कर पा रहा हूँ लेकिन करने मुझे 90 हैं। एक हम आपको घटना सुनाते हैं जो प्रैक्टिकली हमारे साथ घटित हुई थी। एक बार हम करीबन 2014-15 में नेट का एग्ज़ाम पेपर देने गए थे दिल्ली। उस समय का यदि आप कट ऑफ देखोगे तो एग्ज़ाम पेपर का जो नेट का कट ऑफ है वो तकरीबन 92-110, 110 के बीच में JRF का रहता था, कभी कभार कम कभी कभार ज़्यादा, लेकिन एवरेज जो कट ऑफ है वो 92-110 के बीच में ही रहता था। हम जिस टाइम एग्ज़ाम देने गए, शायद वो जून का टाइम था, तो एग्ज़ाम पेपर देते देते C पार्ट, B पार्ट, A पार्ट को करते करते मतलब 2 घंटे या 2.5 घंटे में हमको ये पता लग गया कि इस पेपर में 60 से 70 मार्क्स तो हमने गेन कर लिए हैं, या 70 to 75 मार्क्स हमारे आ जाएंगे। लेकिन हमको दिमाग में ये क्लिक कर गया कि यार कट ऑफ तो 90 से 110 रह सकती है, और इतनी तो रहती ही है। इसका मतलब हमको कुछ क्वेश्चन ऐड करने की और ज़रूरत है, हमसे नहीं बन पा रहे हैं, हमको बना के जाने हैं। तो हम क्या किए, उस जो रिमेनिंग 30 मिनट 40 मिनट थी उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़बरदस्ती करके आ गए। अब वो MP टेट का मसला तो था ही नहीं, वो MP मेंस तो था ही नहीं कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। उसमें तो नेगेटिव मार्किंग अच्छी होती है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/4 होती है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कटता है।
तो हुआ ये कि हम उस क्वेश्चन पेपर में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए कि यार कम से कम 90 कर तो करके ही जाएं, जिससे कट ऑफ के नज़दीक पहुंच जाएं। लेकिन हुआ ये कि उस साल कट ऑफ गया था केवल 66, और हमको ये पता चला कि वो पेपर सबसे कठिन पेपरों में से एक था, और उस समय 66 नंबर पर ही JRF थी और 66 नंबर पर ही नेट थी। अब सोचो, यदि हम सभी आने वाले क्वेश्चंस को मन से कर देते तो उस समय JRF क्वालिफाई हो जाता, फिर नेक्स्ट टाइम हमको वापस देना पड़ा। तो इस बात से आप क्या सीख पा रहे हैं? इस बात से आप ये सीख पा रहे हैं कि आपका सिलेक्शन किस नंबर पे होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपका काम एग्जाम पेपर में केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जितने आप मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि मुझे 80 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मुझे कम से कम 70 तो करने ही करने, ये डाटा मत लेके जाना, ये बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि आप लोग जिस स्थिति में हैं, समझदार लोग हैं, आप ऐसा तो है नहीं कि 80 करने के बाद क्वेश्चन छोड़ देंगे। यदि आपको 100 क्वेश्चन आएंगे तो आप 100 करेंगे, पर ये सोच के जाना मैं इतने करूँगा ही, ये गलत है। ये बात हम काफ़ी बार रिपीट कर दिए, पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अपने 120 मिनट का यूज कैसे करना है। 120 मिनट का यूज़ के लिए हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी इसमें प्रिपरेशन है और जो हमारा इसमें एक्सपीरियंस है PGT लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम एग्ज़ाम पेपर में 2 राउंड तो लेने चाहिए, और मैक्सिमम 3 से ऊपर लेना ज़रूरी नहीं है, या 2 भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। अब 2 राउंड भी कितने नंबर के होने चाहिए, कितने टाइम के होने चाहिए? जो अप्रॉक्सीमेट आइडिया है वो ये है कि फर्स्ट राउंड आपका 80 मिनट या 90 मिनट के बीच का होगा। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है कि आप 75 मिनट में भी क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लो या कर लो, और 90 मिनट में भी कर लो, ठीक है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये है कि आप 80 से 90 मिनट में एक बार उन सभी क्वेश्चंस को कर दें जो आपको आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कर दें जो आप फर्स्ट टाइम में कर सकते हैं। एक बात हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आते हैं 3 तरीके के, जिसके बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है। आप जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया आपने, तो वो क्वेश्चन 3 पॉसिबिलिटी के साथ वहाँ पे रखा हुआ है। पहली पॉसिबिलिटी वो इजी है, वो 1 लाइनर है, उसमें 2-3 लाइन के बाद कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा, इसका मतलब वो इजी कैटेगरी में जाएगा। दूसरा कि वो क्वेश्चन जो है वो आपका दिमाग लगवाने की कह रहा है, मतलब वो ये महसूस करवा रहा है कि यार वो कॉन्सेप्ट पढ़ा तो है, यदि मैं अप्लाई करूँगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करूँगा, एक आध कॉन्सेप्ट और लगाऊंगा, लेकिन हो जाएगा। बट एग्जैक्ट क्या प्रोसीजर है वो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो वो आता है मीडियम कैटेगरी में। और एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपने देखा ही नहीं, जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं, इसका मतलब वो कठिन क्वेश्चन में आ रहा है जो आपको नहीं करने हैं। तो यदि वो ईजी है तुरंत करो, यदि वो मीडियम का है और आपको लगता है कि यार ये मुझे सोचना पड़ेगा, तो उसको आप पर्पल कलर का एक ऑप्शन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको वापस रिव्यू करना है, चेक करना है, तो वो टिक लगा दो। आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो वहाँ एक फैसिलिटी होती है, तो जो आपने अटेम्प्ट किया वो तो ग्रीन हो जाएगा। जो आपको मीडियम साइज का लगता है जिसको वापस देखना है, उसका क्या करोगे आप? पर्पल कलर लगाओगे, या वो कलर लगाओगे जो रिव्यू का है, वापस देखने के लिए कहेगा। और जो आपको कठिन लगता है उसमें जो भी आप ऑप्शन उस समय तुरंत भरना चाहते हैं वो भर दें, क्योंकि आपको पता है कि बाद में भी इसके होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरीके से क्या होगा कि आप इतने से टाइम में 100 क्वेश्चंस को एक बार कवर कर लोगे। उसका फ़ायदा क्या होता है, कई बार ये सोचने को मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं क्यों 2 राउंड लेने, 1 राउंड लो आराम से, पहले क्वेश्चन से प्रिपरेशन करो, अच्छे से करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि करते 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 पता लगा कि 70 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने किए और टाइम हो गया 100 मिनट। फिर आप क्या करते हो, लास्ट के 30 क्वेश्चन में तेज़ी से भागते हो और पता चलता है कि 10 क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं। तो हमने क्या कहा, किसी भी एग्जाम पेपर में मिनिमम सिलेक्शन लाइक इजी क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो पहली प्रायोरिटी तो सिलेक्शन लेना है, बाकी की सेकंड प्रायोरिटी रैंक इंक्रीज करना है। तो सिलेक्शन के लिए कौन सा राउंड इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट राउंड, जो 80 से 90 मिनट का है। और रैंक इंक्रीज करने के लिए जो रिमेनिंग टाइम है 30 टू 40 मिनट, ये आपके रैंक को इंक्रीज करेगा, या जो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे उनको सिलेक्शन लेने में हेल्प करेगा। इसमें क्या करोगे, वो सभी क्वेश्चंस करोगे जो आपको करने की उम्मीद में है, या जिनमें आप दिमाग लगा सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। और आप एक बार देखोगे ये राउंड होने के बाद जो क्वेश्चंस आपसे पहले नहीं हो रहे थे वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के साथ बन जाते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट के आसपास तो आपको आंसर पहुंचते ही हैं, तो सिलेक्शन आसानी से लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम जो करें, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी घटना घटी आप लोगों के साथ,
आज हम देखो इस लेक्चर में टाइम ड्यूरेशन को नहीं देख रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम जितनी इस लेक्चर में आपसे बातें करें, ये ज्ञानबाजी का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपसे बातें की जा रही हैं जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएँ, जिससे आप ये समझ पाएँ कि भाई सब कुछ अपने हिसाब से चलता रहता है। दुनिया जो है, परमात्मा जो करता है वो सब कुछ ठीक ठाक करता है। आपकी प्रिपरेशन हुई है तो ठीक, नहीं हुई है तो भी ठीक, एग्ज़ाम पेपर अच्छा होगा ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, क्योंकि हमारे हैंड पे अब तक था वो हमने किया। अब आगे हमारे हैंड पे केवल एग्ज़ाम देना है, सिलेक्शन होगा ही, ये पॉसिबिलिटी किसी भी स्टूडेंट्स को दी नहीं जा सकती। एक कंडीशन क्या नेगेटिव बन सकती है कि यदि सोचो आपने पहला क्वेश्चन किया वो नहीं हुआ, दूसरा किया वो भी नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा वो भी नहीं, पांचवा वो भी नहीं, छठवां क्वेश्चन किया वो भी नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे? एक बात हम शायद एमपी टेट के टाइम पे भी रिपीट किए थे कि चाणक्य साहब एक बहुत शानदार स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं कि यदि किसी भी राजा के पास सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो गारंटी नहीं है कि वो जीतेगा। गारंटी मिलती है सैनिक की संख्या तो हो लेकिन साथ साथ प्रॉपर रणनीति हो, हर एक सिनेरियो का आपके पास रिप्लाई हो, जवाब हो या रिस्पॉन्स हो। सिनेरियो से मतलब कोई भी यदि नेगेटिव सिचुएशन घटती है तो आप क्या एक्शन लोगे ये पहले पता होना चाहिए। तो हम आपसे पूछते हैं कि 1 से लेकर 9 तक 10 तक क्वेश्चन आपसे रेयरेस्ट केस में नहीं बनते हैं तो आप क्या करोगे? अधिकतर केस में क्या होता है, आपका दिमाग हो जाता है खराब, और भगवान से हम यही प्रार्थना करके जाते हैं कि भगवान स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन बन जाएं जिससे हमारा फ्लो बन जाएगा। पर यदि ऐसा नहीं हुआ तो, और हमने जब आपको लेक्चर लिए थे तो कई सारे लेक्चर्स में एनवीएस के घटना की बात की थी। हमारे साथ एनवीएस के एग्ज़ाम पेपर में, एनवीएस पीजीटी के एग्ज़ाम पेपर में घटना घटी थी। उसका जिक्र जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं सबको पता है, तो आप थोड़ा सा बोर होंगे, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स को देख रहे हैं इसलिए बताना ज़रूरी होगा। एनवीएस के एग्ज़ाम पेपर में 100 क्वेश्चन फिजिक्स के थे और 80 क्वेश्चन जनरल पार्ट के थे। जनरल पार्ट से मतलब रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके, पेडागोजी वगैरह। तो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स आप कितने भी मिनिमम क्वेश्चन दो, मैक्सिमम क्वेश्चन दो, उसके बेस पे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, बट जीके पार्ट हमारा बहुत अच्छा नहीं था और वो आज भी अच्छा नहीं है। तो अब तक जितने भी हमने पीजीटीज क्वालिफाई की उन सब में फिजिक्स के बेस पे ही क्वालिफाई हुए। राजस्थान में तो अब थोड़ा सा क्राइटेरिया 40% का लगा दिया है, पहले क्राइटेरिया नहीं था। तो फिजिक्स का पेपर 300 नंबर का होता है, उसके बेस पे ही हुआ। एनवीएस में हिंदी इंग्लिश का क्राइटेरिया होता है, उसके बाद कोई क्राइटेरिया नहीं होता, आप मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स में करके सिलेक्शन ले लीजिए। केवीएस में कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो मिनिमम क्वेश्चन करने का कोई ऐसा नहीं है कि जीके में इतने क्वेश्चन करने ही हैं। आप फिजिक्स में अच्छा कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस पेपर में हम ये सोच के गए थे कि 100 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं तो हमको किसी भी तरीके से फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट चाहिएंगे। 120 मिनट का टाइम तो हमको लगेगा। और जबकि एनवीएस का पेपर क्या कह रहा था कि 180 क्वेश्चंस थे और 3 घंटे का पेपर था, 180 मिनट थी। 180 के क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन तो फिजिक्स के थे और 80 क्वेश्चन बाकी के जनरल पार्ट के थे। तो हमको इन फिजिक्स के क्वेश्चन को करने के लिए उम्मीद ये थी या हमको आवश्यकता थी करीबन 120 मिनट की, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन टाइम लेते हैं। इसका मतलब जो रिमेनिंग टाइम था 60 मिनट का वो हमको इस पार्ट में देना था। तो हमने पहले जो कम आता था पार्ट उस पर फोकस किया, तो हमने 60 मिनट में तकरीबन ये 80 वाला पोर्शन कैसे भी करके ख़त्म कर दिया। हमको ये तो मतलब नहीं था कि ज़्यादा हो या कम हो, हमने कहा कि फटाफट 60 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं देना है। तो ये हो गया। 120 मिनट लेके हम घुस गए किसमें, फिजिक्स वाले पार्ट में। अब हुआ क्या, वहाँ पे हमको ये उम्मीद थी कि हम फिजिक्स में 100 में से तकरीबन 90 से ऊपर अटेम्प्ट कर देंगे। ये हमको पेपर को देने से पहले उम्मीद थी, क्योंकि फिजिक्स में पहले भी एनवीएस से पहले भी सिलेक्शन हो रखे थे, तो इसका एक आइडिया लग गया था। लेकिन हुआ क्या, जब हम पेपर को देना स्टार्ट किए तो पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया लेंदी, जिसकी कैलकुलेशन की पर आंसर नहीं आया। तीसरे क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके से क्या हुआ कि 10 क्वेश्चन में से केवल 3 ही हुए, और हम क्या देख पा रहे हैं कि 25 से 30 मिनट निकल गई हैं और क्वेश्चन सभी केवल 4 से 5 हुए हैं, और पढ़ कितने लिए हैं, तकरीबन 15 से 20। हमने कहा इस हिसाब से काम चलेगा तो इन 100 क्वेश्चंस को पढ़ने में कितना चला जाएगा टाइम, कम से कम 150 मिनट चाहिए। तो यहाँ ये डिप्रेशन नहीं लिया कि यार पेपर तो हमसे हो ही नहीं रहा, अब सिलेक्शन कैसे होगा। आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कठिन भी तो हो सकता है। तो हम ये बात समझ गए कि क्वेश्चन पेपर या तो लेंदी है या कठिन है, या हमको स्टार्टिंग में क्वेश्चन मुश्किल आ गए हैं। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम केवल इजी क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और उसमें से पहले सभी 100 क्वेश्चंस को इजी क्वेश्चंस के साथ पढ़ना है।
तो फटाफट फिर हम क्या किए कि जितने भी मीडियम क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन आ रहे थे स्किप करते जा रहे थे और सीधा सीधा इजी क्वेश्चंस को पहले कर रहे थे। तो 50 क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते हम केवल 20 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए थे। लेकिन फॉर्चुनेटली सौभाग्य से 50 के बाद जो 51 से लेके 100 क्वेश्चन थे वो सारे वन लाइनर थे। इसका मतलब हमारा जो सेगमेंट था फिजिक्स का उसमें स्टार्टिंग में कठिन क्वेश्चन अरेंज थे और लास्ट में इजी थे। तो लास्ट के जो 50 क्वेश्चन थे 51 से लेके 100 उसको करने में हमको करीबन 25 मिनट या 20-25 मिनट का टाइम लगा, ज़्यादा नहीं लगा। और जो टाइम हमने बचाया वो वापस जो छोड़ रखे थे बीच में वो कर दिए और फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन यदि कठिन आ रहे हैं तो गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर ऐसा ही होगा, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाना है। एक हमने सर उनको हम कभी एक बार सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन नहीं हो तो पेपर को उल्टा चालू कर दो, उल्टे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। अच्छा, यदि उल्टे भी नहीं हुए तो फिर बीच में से चालू करोगे क्या? नहीं, आपको एग्जाम पेपर पहले क्वेश्चन से चालू करना है और धीरे धीरे करके 100 तक पहुंचना है। अब आपसे क्वेश्चन हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, आपको रिलैक्स होकर पेपर को अटेम्प्ट करते हुए जाना है। हो सकता है कि आप पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा, पांचवा नहीं हो रहा, छठवें में उलझ जाएं कि यार ऐसे कैसे सारे नहीं हो रहे, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना। वहाँ पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ सोचना है कि मुझे एक बार पूरा पेपर पढ़ना है 80 क्वेश्चन तक। ये पहली जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? दूसरी जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप, जैसे एक घटना और आपके संग घट सकती है, वो ये है कि यदि आप एग्ज़ाम पेपर में कोई फॉर्मूला भूल गए जो आपको बहुत अच्छे से पता था, जो आपको बहुत अच्छे से याद था, तो उस केस में भी आपको ये सोचना है कि हम रोबोट नहीं हैं, भूल गए तो भूल गए, इंसानी तो हैं। तो इस केस में ज़्यादा आपको डिप्रेशन नहीं लेना कि सर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं है और मेरा तो पेपर बिगड़ जाएगा, मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है। इस तरीके से जो रिग्रेट की सिचुएशन है, पश्चाताप की स्थिति है, वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं है कि जो डाटा फीड कर दिया वो वहाँ जाके प्रिंट हो जाएगा। 2-3 फॉर्मूले हर कोई भूलता है, आप ही स्पेशल नहीं हो, और भूल गए हो तो उस समय के लिए छोड़ दो, आगे उसको लेके बढ़ना है। ठीक है। तीसरी बात इसके बाद जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि एग्ज़ाम पेपर में जो 120 मिनट हैं उनमें से 2 राउंड लेने हैं। 2 राउंड में पहले राउंड में पूरा पेपर करोगे, बाकी के राउंड में रिपीट करोगे। एग्ज़ाम पेपर के बाद आपका जो भी रिजल्ट आए, जैसे मध्य प्रदेश में अधिकतर जो कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे आप सबमिट करते हैं नंबर आ जाते हैं। जो भी आपका रिजल्ट आए वो एक बार आप एक्सेप्ट कर लेना। आपका वहाँ कोई ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और हम ये बात यहाँ नहीं बोलना चाहते, पर थोड़ी सी इस समय घटनाएं जो हैं वो थोड़ी सी सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मतलब आप मैच्योर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि सिलेक्शन ना होने के केस में या ऐसा पता लग जाता है कि यार नंबर कम आ रहे हैं तो हम कुछ अपने साथ नुकसान भी कर लेते हैं। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक एग्ज़ाम आपके पूरे भविष्य की गारंटी कभी नहीं दे सकता। आप चाहे क्वालिफाई हों, डिसक्वालीफाई हों, रिलैक्स रहें, कुछ अच्छा होगा। EMRS आ गई है, बहुत सारी और भी चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपके लिए टेंशन की बात नहीं है। इसलिए हमने सोचा है कि हम 4 अगस्त को एक लेक्चर आपके लिए बनाएंगे और 4 अगस्त को इवनिंग में वो लेक्चर आपको देखने का मौका मिलेगा, तो आप उसको देखिएगा। उसमें कुछ नया भी आपके लिए प्लान किए हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो आपको गाइड कर पाएगा कि 4 अगस्त के बाद आपको क्या करना है। एग्ज़ाम पेपर के बाद आप जो भी रिज़ल्ट आपका आ रहा है उस पर चर्चा जो है दोस्तों के साथ बहुत नहीं करें, क्योंकि फियर जो है वो बहुत ज़बरदस्त लेवल पे हो सकता है। कोई कहे कि साहब मेरे तो 100 में से 102 क्वेश्चन ठीक हैं, तो उससे कहा कि ठीक है भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई सारी बातें होंगी जो आपको परेशान कर रही होंगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। और यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम एक नंबर है उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इजी वे में पेपर को डील कीजिएगा। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप इजी वे में एग्जाम पेपर को डील कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो बातचीत करने की। यदि कोई ऐसा इशू है, परमिशन लेटर टाइप पे निकाल देना और एग्ज़ाम पेपर से पहले सेंटर पे पहुंच जाना। इसका एक और, आजकल आई फ्लू बहुत चल रहा है, ठीक है, इस बात को भी नोट कर लो। आई फ्लू बहुत चल रहा है, तो आई फ्लू यदि चल रहा है तो आप ब्लैक कलर का जो चश्मा है उसको ज़रूर पहन के जाएं, क्योंकि आई फ्लू यदि रास्ते में हो गया आपको तो एग्ज़ाम पेपर में हो सकता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो आँखों में होता है, आँखें थोड़ी सी लाल हो जाती हैं, कई लोगों को स्वेलिंग भी आ जाती है। तो उस केस में स्क्रीन जो देखना बहुत नुकसानदायक होता है, या स्क्रीन देख भी नहीं पाते, आंसू आते हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे,
आप लोग एक चश्मा, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप पहन लो, क्योंकि आपका ज़िंदगी जो है उस एग्ज़ाम पेपर से बहुत अच्छा भी बन सकता है। तो आप एग्ज़ाम पेपर को सबसे ऊपर रखें और आई फ्लू के लिए अपने हैंड वॉश सैनिटाइजर से करते रहें, बार बार आंखों को हाथ ना लगाएं और एक चश्मा पहन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे अनजान लोग आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू सो मच।